ठीक है, तो आज जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें आज डिस्कस करना है, उसको हम क्या कहते हैं पहले मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन वो है क्या पहले वो बताने की कोशिश करता हूँ। उसका नाम क्या है, सब चीज हम बाद में देखते हैं। देखिए, हमने अभी तक ये देखा है कि हम जर्नल बनाते हैं। मैंने आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, मैं फिर से वो बात बता रहा हूँ। हमने जब अकाउंटिंग सिस्टम इवॉल्व किया, हमने समझा कि अकाउंटिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, तो हमने सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिया। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हम टी अकाउंट्स पे आए। हमने कहा टी अकाउंट्स इतने ज्यादा हैं, उसमें गलतियां हो सकती हैं, और उसमें होती हैं इतनी गलतियां, तो टी अकाउंट में डायरेक्टली सीधे लिखना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए जरूरत पड़ी एक डायरी की, जिसको हमने जर्नल नाम दिया। हमने कहा इस जर्नल के अंदर हम जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, है ना। हर ट्रांजेक्शन को एक छोटे फॉर्मेट में लिखेंगे, एंट्री के फॉर्म में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो ऐसा सिस्टम इवॉल्व हुआ। जब हम अकाउंटिंग को प्रैक्टिस करते हैं, जब अकाउंटिंग हम करते हैं, तो सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, और जर्नल के बाद जो बुक, जिस बुक के अंदर हम खूब सारे टी अकाउंट्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं लेजर। लेजर में कुछ नहीं होता, लेजर में टी अकाउंट्स सब। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिस्टम हम प्रैक्टिस करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, और फिर हम ईयर एंड के अंदर समराइजेशन का प्रोसेस करते हैं। समराइजेशन के प्रोसेस से मतलब है, इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं, और हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं एंड ऑफ द ईयर, कि साल भर जो भी हमने बिजनेस किया है उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा चलता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिजनेस छोटा है तब तक तो कोई बात नहीं, जब बिजनेस और बड़ा होने लगा तो एक दिक्कत महसूस हुई कि ये जो जर्नल हम बना रहे हैं, ये जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक का नाम, एक बुक का नाम है जिसके अंदर हम सारी जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो ये दिक्कत महसूस हुई कि ये जो जर्नल हम बना रहे हैं, ये एक ही बुक है। तो एक बुक है, आप देखिए, आप अपने प्रैक्टिकल ढंग से सोचिए कि आपकी कोई एक नोटबुक है, और उस एक नोटबुक के अंदर एक ही आदमी तो लिख सकता है ना एट ए टाइम, 4 लोग तो नहीं लिख सकते उसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम आने लगी कि एक जर्नल के अंदर अगर बड़ा बिजनेस है, खूब सारे ट्रांजेक्शन हो रहे, तो एक आदमी कब तक लिखता रहेगा उसके अंदर, तो है ना। और वो काम डिले होता है, सबको एक ही आदमी के पास जा रहा है, वही लिख रहा है सब एक चीज। तो ये प्रॉब्लम महसूस की गई कि ये नहीं चलेगा। तो ये हुआ कि भाई जर्नल को भी ब्रेक करो, एक जर्नल से काम नहीं चलेगा, कई सारे जर्नल चाहिए। एक सेकंड, कई सारे जर्नल चाहिए, और जर्नल के काम को बांट दिया जाए। कैसे बांट दिया जाए? कि जर्नल के काम को बांट दिया, कुछ लोग एक जर्नल में लिखे, कुछ दूसरे जर्नल में लिखे, जिससे काम अलग अलग लिख सके, अलग अलग हो सके। और इसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि रियल लाइफ में आप जब बिजनेस में जाते हैं, बड़े बिजनेस में जाते हैं, तो उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट कैसे होते हैं? एक डिपार्टमेंट होता है जो परचेजिंग करता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो सेल्स करता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो कैश या बैंक बैलेंसेस को हैंडल करता है, कैश देखता है, बैंक बैलेंस देखता है। तो प्रोडक्शन देखने वाला अलग डिपार्टमेंट होता है। तो फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इस काम को करते हैं। बांट दिया जाता है, एक ही आदमी सारा काम नहीं कर सकता, एक ही डिपार्टमेंट सारा काम नहीं कर सकता, काम को बांटा जाता है। तो अकाउंटिंग में भी ये महसूस किया गया कि ये जो काम है ना अकाउंटिंग का, इसको बांटना पड़ेगा। ये एक ही बंदा जर्नल लिख रहा है, जर्नल, आप एक नोटबुक है, एक नोटबुक के अंदर एट ए टाइम कितने लोग लिख सकते हैं? आपकी नोटबुक है, मान लीजिए आप अपनी एक कॉपी है आपकी, उसके अंदर एक टाइम में एक ही आदमी लिख सकता है ना, 4-5 लोग तो नहीं लिख सकते, है ना। पहले आप लिख रहे हैं, फिर कोई दूसरा लिख रहा है। यही काम प्रॉब्लम अकाउंटिंग में भी आई कि अकाउंटिंग के अंदर भी काम को बांटने की जरूरत पड़ी, कि भाई एक जर्नल से, एक बुक है जिसका सारी जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं, नहीं होगा, हमको जर्नल को डिवाइड करने की जरूरत है। तो एक महसूस हुई जिसको हम कहते हैं सब डिविजन ऑफ जर्नल, जिसको हम कहते हैं सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो जर्नल को हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कैसे किया? डिवाइड हमने ऐसे किया कि एक कैश ट्रांजैक्शंस के लिए एक जर्नल अलग बनाया, जिसके अंदर सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस। जब मैं कैश की बात कर रहा हूं, तो मैं कैश और बैंक दोनों की बात कर रहा हूं। एक जर्नल ऐसा जिसमें सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन लिखे, और एक दूसरा जर्नल बनाए गए जिसमें अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लिखे गए।
जब मैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूं तो मतलब सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आ गए। जैसे मतलब क्या, मतलब ये है कि एक बुक बनाई गई जो सिर्फ क्रेडिट परचेज के लिए बनाई गई। जब हम उधार में गुड्स खरीदेंगे तो उसके अंदर ही लिखेंगे, उस जर्नल में एक बंदा बैठाएगा, भाई जो उधार में सामान खरीद रहे हैं ना क्रेडिट में, तू बस उसकी एंट्री करता है और तेरे को कुछ वही देखना, तेरे को उसमें ध्यान लगा के वही काम कर। एक एक किसी को बैठा दिया गया कि भाई तू क्रेडिट सेल्स की एंट्री करेगा, जो भी हम क्रेडिट में माल बेच रहे हैं बस तेरे को ये करना। एक जर्नल उसको दे दिया गया, और जो क्रेडिट परचेज देख रहा है उसको परचेज रिटर्न्स का भी दे दिया गया, भाई परचेज रिटर्न्स भी तू देख ले। इसी ढंग से हमने सेल्स रिटर्न्स का भी देख लिया, और एक हमारा जर्नल बन गया जिसके अंदर हम सिर्फ कैश की एंट्रीज कर रहे हैं। और एक बुक ऐसी महसूस हुई कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में भी नहीं आ रहे, कैश के भी नहीं है, क्रेडिट परचेज के भी नहीं है, क्रेडिट सेल्स के भी नहीं है, परचेज रिटर्न्स के भी नहीं, तो उनको कहाँ लिखेंगे? उनके लिए कहा गया कि भाई एक दूसरा जर्नल बनाया गया, उसका नाम दिया गया जनरल जर्नल। जर्नल जो भी ट्रांजेक्शन बच गया वो सब बचे कुछ इसके। और जो क्रेडिट परचेज का जर्नल था जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस मतलब गुड्स, जब गुड्स क्रेडिट में खरीदे जाएंगे, सिर्फ गुड्स, तो उनको हम परचेजेस जर्नल में लिखेंगे। परचेजेस जर्नल, इसके अंदर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखेगा। जो क्रेडिट में सेल्स करेंगे उनको हम सेल्स जर्नल में लिखेंगे, सेल्स जर्नल। इसी ढंग से परचेज रिटर्न्स जर्नल बनाया गया, सेल्स रिटर्न्स जर्नल बनाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमने जर्नल को इन 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब एक जर्नल नहीं है, 6 जर्नल। एक सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल, इसको मैं कैश जर्नल कह सकता हूं। और परचेजेस जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेजेस रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल और जनरल जर्नल। तो एक जर्नल जो है वो इतने 5-6 हिस्सों में डिवाइड हो। हम लोग कैश जर्नल को कैश बुक भी कहते हैं। इसी ढंग से इसके अंदर किसके ट्रांजैक्शंस लिखने? सिर्फ कैश के और बैंक के। एक बंदे को बैठाया गया, भाई तू सिर्फ कैश बुक लिख। तेरे को क्या लिखना है? जो कैश में पेमेंट आया या कैश में पेमेंट दिया, या बैंक में पेमेंट आया या बैंक से दिया, जो कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन है, सिर्फ तेरे को वही एंट्रीज करनी है। एक जर्नल उसके लिए बना दिया अलग से। हर बिजनेस में कैश के ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, और आप देखोगे किसी शॉप में अगर आप जाओ तो कई बार आप देखते हो कि अगर थोड़ा सा बड़ा बिजनेस है, मतलब 2 तरह की दुकान, एक तो बहुत छोटी दुकान है तो आदमी खुद कर रहा है, सामान भी दे रहा है, पैसे भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आप थोड़े से बड़े बिजनेस में जाइए जहाँ पे कई सारे, तो उसमें क्या होता है, कैश पे बैठा रहता है एक बंदा, वो हिलता नहीं है वहां से, वही बैठा है उसका। आप किसी मॉल वॉल में जाओ, कहीं दुकानों में जाओ, कहीं वो कैश का काउंटर अलग है, ऐसा नहीं कि वो कैश भी देख रहा है और सामान भी बचा ना, एक ही बंदा, उसको गलती नहीं होनी चाहिए, पता चला कि ज्यादा पैसे दे दिए या कम पैसे ले लिए या कुछ गड़बड़ हो गई कैश, उसका ध्यान पूरा उसमें रहता है, कैश के गिनने में, रखने में, पैसा आने में जाने। तो दैट इज द रीजन इज क्यों? क्योंकि कैश पे फोकस रहता है कि कैश में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरे लोग दूसरा काम कर रहे होते हैं। ऐसे हमारा परचेजेस जर्नल जिसके अंदर हम सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जब गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं ना उसकी एंट्री करते हैं, इसको हम कहते हैं परचेजेस बुक भी कहते हैं। यहां पे मैं रिपीट कर दूं, परचेजेस बुक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की परचेज, और वो भी कौन सी? क्रेडिट की, कैश की नहीं, सिर्फ क्रेडिट की। कैश में खरीदेंगे तो कैश बुक में आ जाएगा, उधार में क्रेडिट में खरीदा तो परचेज बुक। इसी ढंग से हमारा सेल्स जर्नल हो गया, इसको मैं सेल्स बुक भी कहता हूं। इसके अंदर हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, और इसी ढंग से परचेज रिटर्न्स जर्नल हो गया।
सेल्स रिटर्न्स जर्नल हो गया। परचेज रिटर्न्स माने परचेज रिटर्न्स बुक, इसके अंदर जो गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदे हैं वो जब हम वापस करते हैं क्रेडिट में, कैश में नहीं, क्रेडिट में, तो वो क्रेडिट रिटर्न्स। ये जो परचेज रिटर्न्स है, परचेज रिटर्न्स माने जो गुड्स हमने खरीदे आए और रिटर्न्स माने जा रहे हैं, तो इसलिए इनको रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न्स का मतलब रिटर्न आउटवर्ड। फिर एक हुआ हमारा सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स है तो जो गुड्स हमने क्रेडिट में बेचे जब वो हमारे पास वापस आएंगे तो हम उनको बोलेंगे रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, क्रेडिट रिटर्न्स, ये भी क्रेडिट रिटर्न्स, कैश का काम नहीं है इसका। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, बैंक भी होता है। तो जब मैं आपसे कैश का पेमेंट बोलता हूँ, आप चेक से भी पेमेंट करेंगे तो कैश का पेमेंट, आप कार्ड से करते हैं तो भी कैश का पेमेंट। कैश का पेमेंट सिर्फ हार्ड कैश नहीं। और कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं छुटके, एक आध बार साल में होते रहते हैं, बहुत तरह के छोटे छोटे, जो इनमें से किसी बुक में नहीं आते। ना वो कैश ट्रांजेक्शन है, ना क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, ना क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, ना परचेज रिटर्न है, ना सेल। तो वो ट्रांजेक्शन हम कहाँ लिखेंगे? उनके लिए एक बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल जर्नल। जनरल जर्नल, और उसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। इसमें बचे हुए सारे के सारे ट्रांजेक्शंस, इसमें रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस इसके अंदर है। ठीक है, नाउ एनी क्वेश्चंस एनी वन ऑफ यू हैव सो फार? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों में क्रेडिट रिटर्न्स होता है? हाँ, परचेज रिटर्न्स का मतलब है जो हमने उधार में खरीदे गुड्स जब हम वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स में मतलब जो हमने उधार में बेचे थे जब वो वापस आएंगे तो सेल्स रिटर्न्स, वो सेल्स रिटर्न्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर एक बार रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड बता दो। रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न्स जो बाहर जाए, बिजनेस से आउट जाए बाहर। वो कौन से रिटर्न हो सकते हैं? सेल्स रिटर्न्स हो सकते हैं कि परचेज रिटर्न्स हो सकते हैं? गिरिराज, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न्स, Purchase तो तूने return। कस्टमर को बेचा है, तो जब कस्टमर वापस करेगा तो तेरे पास आएंगे गुड्स कि तेरे पास से बाहर जाएंगे? सर बाहर जाएंगे, परचेज रिटर्न। अरे तो मैं जो पूछ रहा हूँ बता, कस्टमर सर को बाहर जाएंगे। अरे फिर से पूछ रहा हूँ, फिर से ध्यान से। मैं कस्टमर हूँ, मैं तेरी शॉप पे आया हूँ, सामान खरीदा हूँ, अब मैं वापस कर रहा हूँ, तो तेरे पास सामान जब बेचा तू भी बाहर और रिटर्न किया तो भी बाहर, बाहर ही रहेगा क्या? नहीं समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया कि क्या कहा, क्या क्या नो सर, नहीं आया। नहीं आया? तो एक शॉप पे बैठा है, मैं आया तेरे से, मैंने कुछ सामान खरीदा उधार में, अभी पेमेंट नहीं किया, यहाँ तक तो समझ में आ गया? यस सर, क्रेडिट में लिया है। क्रेडिट में। अब ये जब तू बेच रहा है मुझे सामान, तो तेरे बिजनेस से वो गुड्स बाहर जा रहे हैं कि तेरे पास आ रहे हैं, ये बता। जब सर बेच बाहर जा रहा है। बाहर जा रहे हैं। अब मैं जब तेरे को वापस करूंगा, मुझे वो कुछ खराब आ गया या मेरे को गलत ले लिया, जो भी रीजन था, मैंने वापस किया। अब वो तेरे पास वो गुड्स इन आ रहे हैं कि आउट हो रहे हैं? सर एन आ रहे हैं फिर से। तो इसलिए सेल्स रिटर्न्स को रिटर्न्स इनवर्ड कहा जाता ओके सर। है। और तूने अगर मेरे से गुड्स खरीदे हैं तो तेरे पास गुड्स आएंगे, और जब तू मुझे वापस करेगा तो आउट है कि इन है? आउट। तो बस, तो रिटर्न्स आउटवर्ड को परचेज रिटर्न्स का आया समझ में कि नहीं? यस सर। एनी अदर डाउट? और किसी को कुछ चीज पूछनी है? नो सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको हम लिखते कैसे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, बस ये जो है, इसके लिए अब ये चैप्टर का नाम बता देता हूँ। इस चैप्टर, इसको कहते हैं, जब जर्नल को हम डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। इसको क्या बोलते हैं? सब डिवीजन ऑफ जर्नल।
जर्नल का डिवीजन, सब उसको फिर डिवाइड कर देना। और ये जो बुक्स हैं जो मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सारी बुक्स, इनको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। इनको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, किसी को यहां पर यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? No, जो sir. अब हमारा चैप्टर है, अब जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, मतलब परचेज बुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, परचेज बुक क्या होती है, जनरल प्रॉपर क्या होती है। और सब्सिडी बुक्स में पहले हम नॉन कैश बुक की बात करेंगे। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि परचेज बुक कैसे बनती है, सेल्स बुक कैसे बनती है, जो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल टॉपिक है। परचेज रिटर्न्स बुक कैसे बनती है, सेल्स रिटर्न्स बुक कैसे बनती है, जनरल प्रॉपर। सर बट ये तो जनरल जैसे बनते होंगे ना, बस उसमें ऊपर लिख देते होंगे परचेज बुक और फिर पूरे जनरल की एंट्री। और आस्था हम फिर बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस की, जिसके अंदर हम कैश बुक। अब मैं ये चीज कल लेने वाला था, लेकिन अब आस्था ने जिक्र कर दिया है तो मैं इसकी बात एक छोटी सी शुरुआत करके इसको खत्म करूंगा, फिर हम इसको कल और डिटेल में देखेंगे। देखिए, अब आस्था कह रही है जनरल जैसे ही बनते होंगे, बिल्कुल सही कह रही है आस्था कि जनरल जैसे ही बनने चाहिए। एक मान लीजिए मैंने एक बंदे को बैठाया कि भाई तू जो है ना क्रेडिट में परचेजेस का काम करना है, बस उसको मैंने कहा तू सिर्फ परचेजेस जर्नल लिख। परचेज जर्नल मतलब परचेज बुक, एक ही बात मैंने आपको भी बताया। मैंने तेरे से कहा, उसको कहा कि भाई तेरे को जो क्रेडिट में परचेज डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर क्रेडिट में परचेजेस का काम होता है, उसको एक बंदे को बैठाया तो परचेजेस के ट्रांजेक्शन, तो वो जब परचेजेस के ट्रांजेक्शन से लिखेगा तो वो कैसे होगा पता है, उसकी बुक कैसे बनेगी? आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा जर्नल का फॉर्मेट ऐसे होता है ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऐसे होता है कि कुछ और होता है? यस Yes, सर, sir. ऐसे ही क्या होता है। बात, ऐसे होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट, यहाँ लिख दिया पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख दिया लेजर फोलियो, ये जर्नल लिख दिया लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज। अब जो क्रेडिट परचेज ही लिख रहा है, एक जर्नल जिसके अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन लिखे जा रहे हैं, उसके अंदर पता है क्या लिखा जाएगा? सपोज 1 अगस्त 2021 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, नरेशन सेम, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हाँ राशि, कुछ कहना चाह रही हो? नो। 10,000। फिर मान लीजिए 3 तारीख को कुछ खरीदे गए, फिर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सी से खरीदे सपोज, फिर सेम ट्रांजेक्शन नरेशन। सपोज 6,000 के गुड्स खरीदे। आप एक चीज महसूस करेंगे कि जितनी भी एंट्रीज इसके अंदर होगी, हर ट्रांजेक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बार बार होगा कि नहीं होगा? पहले बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं? होगा सर। Yes, sir. परचेजेस बुक के अंदर जितनी भी एंट्रीज की जाएंगी, हर एंट्रीज के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा। और क्रेडिट वाला नाम बदलता रहेगा, कभी ए से खरीदेंगे, कभी सी से खरीदेंगे, कभी डी से खरीदेंगे, कभी किसी से खरीदेंगे, वो बदल रहा है, लेकिन परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि ये तो परचेज बुक है, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखे जा रहे हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा। तो अकाउंटेंट्स ने कहा यार बार बार परचेज बुक अकाउंट डेबिट 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 करने की जरूरत क्या है? जब इसे परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही, इसमें सोचना क्या है? तो बार बार क्यों लिख रहे हो उसको?
तो उन्होंने कहा इसको फॉर्मेट को थोड़ा सा सिंपल कर दो। अच्छा क्या करें? उन्होंने कहा ये हटाओ परचेसेस, बार बार मत लिखो इसको। ओके बता दी, तो ये हमने हटा। बोले नरेशन भी बार बार लिखने की क्या जो होता है? परचेज बुक है ना, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट गुड। अब आपने देखा होगा बुक्स में लिखा था बीइंग गुड, तो बीइंग गुड्स परचेज बी, अरे बार 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 हटाओ इसको, इसको भी हटाओ। उनका सिंपल बनाओ प्रोसेस। तो सर बोला इसमें कि जब अलग अलग लिखना पड़ता है। क्या कह रहे हो? सर एक जनरल एंट्री पूरा नहीं लिख सकते इसमें, मैं कि समझा सबकी अलग अलग बनाना पड़ता है। बेटा जब अलग अलग दिन खरीदेगा तो अलग अलग लिखना पड़ेगा ना तेरे को यार, तो बता मैं। ये मैंने 1 तारीख को गुड्स खरीदे, फिर 3 तारीख को खरीदे, तो 1 तारीख की एंट्री अलग करनी पड़ेगी, 3 तारीख की अलग एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ये बताओ। नो सर नॉट दैट सर, बुक परचेज करी तो और फिर परचेज सेल्स सबके अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा हाँ सर। हाँ हाँ, तूने जनरल एंट्री की ना, जनरल हाँ, सर। एंट्री परचेज की एंट्री अलग करता है, सेल्स की एंट्री अलग करता है, परचेज रिटर्न्स की अलग करता है, सेल्स रिटर्न्स की अलग करता है, हाँ सर। करता है। अब जब बड़ा बिजनेस हो गया हमारा, काम बढ़ गया, अब तो हमने कहा कि एक आदमी परचेज के लिए बैठा दिया, एक आदमी सेल्स के लिए बैठा दिया। तो परचेज वाला बंदा जो है सिर्फ परचेज की एंट्री कर रहा है, सेल्स वाला बंदा सिर्फ सेल्स की। कंट्रोलर सब अलग अलग हो जाएंगे यानी। हाँ कंट्रोलर सब अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाए। एक बुक की जगह हमने अलग अलग बुक कर दी, सबके अलग अलग, क्योंकि काम बांटना है हमें, एक ही काम नहीं करना, अलग अलग काम बांटना है लोगों को। हम काम कैसे बांटेंगे? जब एक ही बुक रहेगी तो एक बुक में तो कई लोग एक साथ नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या एक ही किताब में 4 लोग एक साथ? एक नोटबुक के अंदर 4 लोग एक साथ एंट्री लिख सकते हैं क्या, ये बता मुझे। तो हमें काम बांटना है, तो हमने क्या किया, जर्नल को बांट दिया, अलग अलग बांट दिया, लोग सब में अलग अलग बांट दिया। बात समझ में आई? तो जब परचेज बुक का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो परचेज बुक के अंदर हर ट्रांजैक्शन में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हमने कहा ये हर बार परचेज अकाउंट डेबिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, और हर बार से वही नरेशन बार बार लिखने की क्या जरूरत है, हटाओ इसको। अच्छा तो क्या करें? अब बस ऐसा करो कि जिससे खरीदा उसका नाम लिख दो ए। अच्छा फिर डेबिट क्रेडिट क्या करें? डेबिट क्रेडिट हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं, एक ही अमाउंट का कॉलम रखो। यहाँ पे एक डिटेल्स का कॉलम है, इसका क्या यूज है मैं बाद में बताऊँ। ये अमाउंट का उन्होंने कहा कि एक काम करो, जिससे खरीदा बस उसका नाम लिखो और अमाउंट लिखो, खत्म। परचेज बुक है ही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यों लिख रहे हो बात? फिर 3 तारीख को आ गए, सी से खरीदा, कितने का? 6,000 का अमाउंट। तो हमारा काम थोड़ा सा सिंपल हो गया। फिर हम क्या करते हैं पता है? आखिर में महीने के आखिर में इसका टोटल लगाते हैं 16,000, और यहां लिख देते हैं महीने के आखिर परचेजेस अकाउंट डेबिट, एक साथ कितने से? 16,000। बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी, ये बार बार लिखने की बजाय सिर्फ पार्टी का नाम लिखा और अमाउंट लिखा, और आखिर में टोटल जो है एक साथ परचेज अकाउंट में लिख दिया। ऐसी सेल्स बुक बनेगी, ऐसी परचेज बुक बनेगी, ऐसी सेल्स। लेकिन ये तो अभी सिंपल था, लेकिन जब इसमें सीडी टीडी और वो सब आ जाएगा फिर हम कैसे क्या लेंगे? बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा बेटा सीडी कब होता है? कैश ट्रांजैक्शन में होता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है? हाँ वो तो कैश में होता है। तो वो उसका लफड़ा कैश में देखें। और टीडी? टीडी होता है। अब तुमने टीडी की बात कर दी तो मैं टीडी का भी समझा देता हूँ। टीडी में होता क्या है, अगर मेरे पास कोई एक ट्रांजैक्शन है जिसमें टीडी है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ 7 तारीख, मैंने डी से गुड्स परचेज किए हैं, तो मैं लिखता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू डी, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ कितना आएगा? 9,000। ऐसे ही आएगा ना। इसकी जनरल एंट्री अगर हमने 10,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में खरीदे हैं डी से, तो उसकी जनरल एंट्री यही होगी कि कुछ और होगी, ये बताइए मेरे।
यही होगी सर। यही होगी सर। बिल्कुल सही। तो अब इसको मैं परचेज बुक में पता है कैसे लिखूंगा? परचेज बुक में मैं लिखूंगा, अब मेरे को यहाँ पे नरेशन बदल गया, ये ए का और सी का और डी का नरेशन बदल गया। यहाँ डी के नरेशन में 10% ट्रेड डिस्काउंट भी लिखना है। तो मैं पता है क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं डी डी, और यहाँ पे डिटेल्स वाले कॉलम में मैं लिखूंगा 10,000 रुपए, और ये नरेशन वाला हिस्सा जो है मैं यहाँ पे घटाऊंगा लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और मैं बाहर के कॉलम में 9,000 लिखूंगा। बस इतना से करूंगा। अगर टीडी होगा तो मैं यहाँ पे डिटेल्स के कॉलम में शो करता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर ये ट्रेड डिस्काउंट की तो आप कहते हो एंट्री नहीं होती है, तो एंट्री नहीं हुई है ये, हम सिर्फ डिटेल नरेशन, एक तरह से नरेशन दिखा रहे हैं। भाई इनका ए और सी का नरेशन तो एक जैसा था, वो हमने हटा दिया, लेकिन डी के नरेशन में ट्रेड डिस्काउंट की बात की गई है ना, तो वो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट कहीं नहीं आया, एंट्री कहीं नहीं हुई, मैंने तो सिर्फ दिखा दिया कि भाई 10,000 के गुड्स थे, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 9,000 में खरीदे थे अपन ने, बस ये नरेशन ही। तो यहाँ पर मैं जब मंथ का एंड होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, ये 25,000। अब आपको अगर ध्यान हो, जब हम ट्रेड डिस्काउंट में गुड्स खरीदते हैं, तो जब ट्रेड डिस्काउंट में खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट को ट्रेड डिस्काउंट घटा के लिखते हैं ना, डेबिट की ट्रेड डिस्काउंट के Yes, साथ। sir. तो ये परचेज अकाउंट में 9,000 ही आता है ना, तो देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट में 25,000 में 9,000 ही तो आए, ज्यादा थोड़ी आए, 9,000 ही है। हमने तो 25,000 ही लिखा, ये 16,000 तो ये और 9,000 ये, तो मैंने इसमें 10,000 थोड़ी लिखा है, यहाँ पे 9,000 ही लिखे हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद में। तो ये 25,000 जो परचेजेस अकाउंट में गया है, इसके अंदर ये ट्रेड डिस्काउंट वाले परचेज में से का सिर्फ 9,000 ही तो गया है। और यहाँ पे हम जिससे खरीदते हैं उसको भी क्रेडिट 9,000 से करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने डी के अकाउंट में कितना लिखना है, 9,000 ही लिखना। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसी होती है मुझे समझाना है आपको, वो मैं बताऊंगा। पहले तो आप ये समझिए कि परचेजेस बुक क्या होती है, और परचेज बुक का मतलब क्या होता है, और परचेज बुक में एंट्रीज कैसे होती है। तो इसके अंदर हम सिर्फ ऐसा करते हैं कि सिर्फ पार्टी का नाम लिखते हैं और अमाउंट लिख देते हैं। हम बार बार परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। परचेज बुक है तो वही है। हाँ, इसमें कुछ लोग ये कहते हैं भाई एक कॉलम और बना दो। किस चीज का कॉलम बना दो? इनवॉइस नंबर भी यही लिख दो ना, या सारी डिटेल यही लिख दो। गुड्स खरीदोगे तो वाउचर, मैंने आपको वाउचर समझाया, बिल मिला होगा उसका, तो यहाँ पे वाउचर नंबर या इनवॉइस नंबर, ए से जो खरीदा उसका नंबर यहाँ लिख दो, सपोज 1, 2 है। सी से जो खरीदा उसका नंबर था 35, और डी से जो खरीदा था उसका नंबर था 18 और 18। तो जो गुड्स खरीदे उनका वाउचर नंबर अगर दिया है क्वेश्चन में तो आप लिख दीजिए, नहीं दिया है तो मत लिखिए, लेकिन आप एक कॉलम वाउचर नंबर का, या फिर आप इसको इनवॉइस नंबर भी कह सकते हैं, उसका कॉलम आप एक और बना लीजिए, तो वो सारी डिटेल आ जाएगी। तो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी, तो परचेज ऐसे ही सेल्स बुक हो जाएगा। तो आप हमें अलग अलग पूरी एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पार्टी का नाम लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं, कितने के गुड्स खरीदे। अब बताइए कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को तो पूछो। जीएसटी में भी ऐसे ही होता है? अब जीएसटी वाला बाद में बताऊं। जीएसटी में भी ऐसे होता है, इनपुट जीएसटी, परचेजेस में इनपुट जीएसटी होता है, तो उसके अंदर भी हम जीएसटी को शो करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको जीएसटी। ओके सर। अभी तक जो मैंने बताया है इसके अंदर से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछिए मेरे से। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आज की क्लास सिर्फ इतनी है। कुछ बच्चों ने मुझे क्लास के अंदर 3 बच्चों ने शीट नंबर 30 भेज दी है। उन बच्चों को मैंने बोला हुआ है कि आप बुक से, अपनी टेक्स्ट बुक से सब्सिडी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, या आप जो काम कर रहे हैं पहले के चैप्टर्स, उसके एंड ऑफ द चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो करते जाइए आप। स्पेशली कौन से क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और जो छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको तो जरूर से पढ़िए, सब सारे के साथ, और जिससे कि अभी जो आपका फर्स्ट टर्म होगा स्मॉल, उसमें आप अच्छा कर सकेंगे। और मैं तो आपको ऑनलाइन देता रहूंगा जैसे जैसे मुझे उसकी जरूरत लगती है, ठीक है। और फिर अगर सब्सिडी बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा।
Any questions, any doubt to anyone? No, sir. No, sir. नो सर। ठीक No, है, sir. ठीक है, आप जा सकते हैं। दैनिक तुम बताओ तुम्हारी क्या पोजीशन चल रही है? थैंक यू Thank you, sir. ओके Yes, sir.